मैं हूं आपका भाई और स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे दोस्त। तो आज हम 1919-1920 की कांग्रेस पंजाब जांच रिपोर्ट के कुछ पन्नों को पलटेंगे। जी, ये वो रिपोर्ट है जो अप्रैल 1919 की उन घटनाओं की तह तक जाती है जिनका अंत हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार में। बिल्कुल। और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। हाँ, इस पर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे लोगों के दस्तखत हैं। उन्होंने 1700 से भी ज्यादा गवाहों से बात की थी इसे तैयार करने के लिए। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि शांतिपूर्ण विरोध की एक लहर वो इतनी भयानक हिंसा और सरकारी क्रूरता में कैसे बदल गई। देखिए, इसकी जड़ को समझने के लिए हमें रॉलेट एक्ट से शुरू करना होगा। वो काला कानून। हाँ, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी को भी किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। हाँ, ये तो लोगों के नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला था। बिल्कुल। और इसी के खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हुआ और अमृतसर इसका एक बहुत बड़ा केंद्र था। अच्छा। माँ 6 अप्रैल को एक अभूतपूर्व हड़ताल हुई जो जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। और मैंने पढ़ा है कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता भी एक मिसाल बन गई थी। हाँ, 9 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस वो कमाल था। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर जुलूस निकाला, एक ही ग्लास से पानी पिया। ये एकता तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के बिल्कुल खिलाफ थी। और यही उन्हें खटकने लगा। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता का आधार ही खिसक रहा है। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडवायर, उसने इसी एकता को तोड़ने के लिए कुछ किया होगा। हाँ, उसने इसे अपने शासन के लिए एक सीधा खतरा माना और बिना किसी चेतावनी के अमृतसर के 2 सबसे लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को शहर से बाहर भेज दिया। और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। जी, 10 अप्रैल को एक निहत्थी भीड़ अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर जा रही थी, शांति से। उन्हें एक पुल पर सेना ने रोक दिया। रिपोर्ट कहती है कि भीड़ शांतिपूर्ण थी, पर जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन पर गोली चला दी गई। बिना किसी उकसावे के। बिना किसी उकसावे के कई लोग मारे गए। तो एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई है, तो आग में घी डालने जैसा हुआ होगा। बिल्कुल, इसी घटना ने भीड़ को भड़का दिया। इसके बाद जो हिंसा हुई उसमें कुछ अंग्रेजों की हत्या हुई और सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है? वो इस हिंसा को सही ठहराती है? नई रिपोर्ट इस हिंसा की निंदा करती है, लेकिन वो ये भी साफ कहती है कि इसकी शुरुआत प्रशासन की ज्यादती और बेवजह की गोलीबारी से हुई। ये तो 10 अप्रैल की बात है। इसके ठीक 3 दिन बाद 13 अप्रैल को जो हुआ। हाँ, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, त्योहार का दिन। शहर सेना के हवाले था और जनरल डायर ने सुबह सभाओं पर पाबंदी का ऐलान किया था। लेकिन क्या ये ऐलान सब तक पहुंचा था? नहीं, यही तो बात है। ये ऐलान शहर के कई हिस्सों तक पहुंचा ही नहीं और त्योहार की वजह से आसपास के गांव से भी हजारों लोग आए हुए थे। तो वो सब जलियांवाला बाग में जमा हुए? जी, करीब 20,000 लोग। उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे। और वो बाग, वो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। निकलने के रास्ते बहुत ही संकरे थे। और तब जनरल डायर वहां पहुंचा? वो अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचा, बाग का जो मुख्य रास्ता था उसे बंद किया और बिना एक शब्द की चेतावनी दिए उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बिना चेतावनी? हाँ, उसने बाद में अपनी गवाही में साफ साफ कहा कि उसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था। तो फिर क्या था? उसका मकसद था उन्हें सबक सिखाना और पूरे पंजाब में एक नैतिक प्रभाव यानी कि दहशत पैदा करना। गोलीबारी कितनी देर तक चली? गोलियां चलती रहीं तब तक जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। 1650 राउंड गोलियां चली। 1650 राउंड? और उसके ठीक बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया। मतलब जो घायल वहां पड़े तड़प रहे थे, उन्हें रात भर कोई मदद नहीं मिल सकी। तो मरने वालों की संख्या? इस रिपोर्ट का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 1000 के करीब हो सकती है। तो क्या नरसंहार के बाद ये सब खत्म हो गया? नहीं, असल आतंक का दौर तो इसके बाद शुरू हुआ। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ? हाँ, रिपोर्ट में ऐसे ऐसे आदेशों का जिक्र है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए, जैसे क्रॉलिंग ऑर्डर। क्रॉलिंग ऑर्डर? ये क्या था? अमृतसर की एक गली में जहां एक अंग्रेज महिला पर हमला हुआ था, वहां से गुजरने वाले हर भारतीय को पेट के बल रेंग कर जाने का हुक्म था। पेट के बल रेंग कर? जी, इसके अलावा लोगों को सरेआम कोड़े मारे जाते थे। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि लोगों की हिम्मत और आत्मसम्मान को कुचलना था।
इस सब के बीच रिपोर्ट झूठे सबूतों की भी बात करती है। हाँ, और ही बहुत अहम है। रिपोर्ट बताती है कि मार्शल लॉ की अदालतों में मुकदमे चलाने के लिए लोगों को यातनाएं देकर झूठी गवाहियां तैयार करवाई गईं। मतलब पहले आतंक फैलाया और फिर झूठे मुकदमे चलाए। जी, और यहीं पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब कोई सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आतंक और झूठे सबूतों का सहारा लेने लगे, तो ये उस दौर के कानून और न्याय की व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट भी कर देना।